आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम कैसे अपने जो स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम अपने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें, ठीक है, बैलेंस करने के बाद हम क्या करें, उसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें ग्राम इक्विवेलेंट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो ग्राम इक्विवेलेंट का अगर यूज़ करें तो हमको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस D, ठीक है, इसमें से हम मान लेते हैं जो A है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो B है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो हमेशा जो आपके नंबर ऑफ जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वो A का, वो B के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D ही देगा। ठीक है, हमेशा क्या, अगर आपका इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। तो सबका जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, और क्या होगा कि जो आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हों। देखो, आपका जो इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होगी तो आपका जो N1V1 होगा वो N2V2 के इक्वल होगा। मतलब कि आपका N1V1 का जो प्रोडक्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और N2V2 का प्रोडक्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हम बढ़ चुके हैं पहले। क्या अब N1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, N नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, N इंटू मोलैरिटी। N यहाँ पे क्या है, N फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया N2 और यहाँ पे आ गया N2M2V2। ठीक है, अब फर्दर अगर हम जाएं तो ये क्या है, N फैक्टर। अब मोलैरिटी हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मैं इसको नंबर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका V1 से। और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, अब ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, नंबर N फैक्टर, क्या बचेगा यहाँ पे, इसका N फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N2 मतलब N फैक्टर ऑफ दिस वन एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब N फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे इक्वल होंगे किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, ये जो इक्वेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि आपके, इसलिए आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि एक तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा सेम होंगे और ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, N फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर हम कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं तो हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ KMnO4। तो KMnO4 में क्या होता है, देखो जो KMnO4 है वो आपका ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और
न्यूट्रल मीडियम में भी। लेकिन जो इसकी रिएक्शन होती है या फिर इसका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर एक मीडियम में वो अलग अलग होता है, ठीक है। और आपका जो इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। और एन फैक्टर हमारा क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो किसी भी आपकी कोई रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए जो आपका एन फैक्टर होता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो वो उसका होता है एन फैक्टर। तो अलग अगर आपकी इन तीनों मीडियम में रिएक्शन अलग अलग हो रही है तो तीनों मीडियम में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा, आपका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा KMnO4 का वो हमारा इन तीनों मीडियम में अलग अलग आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके तीनों मीडियम्स में स्टडी करते हैं कि KMnO4 आपकी कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ आयन लेके चलते हैं, K पॉजिटिव को नहीं लिखते। तो MnO4 जो नेगेटिव है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। और आपकी जो रिएक्शन होगी, जो आपका एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो +2 है, और यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम रिडॉक्स में पहले ही सीख चुके हैं कैसे निकालेंगे। x +4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2, और ये इक्वल टू किसके होगा, -1 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अपने x की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगा 8 -1 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7। तो अभी जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, +7 से +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, हमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है +7 से +2, तो ये चेंज हो रहा है 5 का। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5। या तो हम ऐसे देख सकते हैं, अब जब हम अपनी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करने पड़ेंगे, इस साइड, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, इसकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +7 है, -5 हो गया, तो ये भी +2 हो गया, ये भी +2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए, तो भी इसका एन फैक्टर क्या होगा, 5। तो हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपका जो एन फैक्टर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है KMnO4 का, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है KMnO4 का, देखो पोटेशियम का होता है 39, उसके बाद मैंगनीज का 55 और ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और एन फैक्टर इसका है हमारे पास 5। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 31.6 ग्राम। तो एसिडिक मीडियम में जो आपका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, 31.6 ग्राम, ठीक है। ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। अगर हम बात करें अब बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या रिएक्शन करता है कि जो MnO4 नेगेटिव है वो कन्वर्ट होता है आपका MnO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे मैंगनीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, x -4 2 8 = -1, तो यहाँ पे आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 7, और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी =-2, तो यहाँ पे आ गई 6। तो यहाँ पे इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, 1। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। या फिर अगर हमें इसको बैलेंस करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर आ गया वो हमारे पास आ गया 1। तो इसका मतलब इसका जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो इसका वही होगा जो इसका मोलर मास होगा, क्योंकि एन फैक्टर तो आपका 1 है, तो इसका मोलर मास आपका क्या आया था, 158। तो इसका इस केस में जो इक्विवेलेंट मास होता है वो आपका 158 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक मीडियम के लिए। अब हम बात करते हैं आपके न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम या फिर डाइल्यूट बेसिक मीडियम, ठीक है। जो ऊपर था, जो सेकेंड वाला हमने पढ़ा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए था, लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट बेसिक मीडियम हो या फिर न्यूट्रल मीडियम हो, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि आपका जो KMnO4 है या फिर MnO4- आयन जो है वो आपका MnO2 में कन्वर्ट होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका तो हम निकाल ही चुके हैं, हर बार निकाल रहे हैं। इसमें +7 होती है, और इसमें यहाँ पे क्या आएगी, +4। कैसे, x -2 2 4 = 0,
तो यहाँ से आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 4। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज हो रहा है 3 का, तो इसमें n फैक्टर आपका क्या होगा 3। या फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो आपका क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका n फैक्टर। अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर यहाँ पे क्या है आपका 3। मोलर मास हमने निकाला क्या होता है 158, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 52.66 ग्राम। ठीक है, तो आपको जो इक्विवेलेंट वेट है कि MnO4 के लिए वो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट वेट को हम एज अ बेसिस यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट आपके कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट देख रहे हैं अलग अलग रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका MnO4 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब सेकंड हम बात करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड की MnO2। अब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, ओनली इन एसिडिक मीडियम। बाकी मीडियम्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, तो हमारे काम का सिर्फ क्या है कि एसिडिक मीडियम में इसका क्या इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ये कैसे काम करता है कि जो आपका MnO2 है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होके Mn2+ में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी, इसको क्या ले लेंगे x प्लस ये ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो इस पे +4 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या है +2, और अब इसका n फैक्टर क्या होगा, कितना चेंज हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का, तो इसमें n फैक्टर आपका क्या आ जाएगा 2। या फिर अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका n फैक्टर क्या होगा आपका 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसका मोलर मास आपका होता है 87 डिवाइडेड बाय n फैक्टर आपका 2, तो आपका जो इसका इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है 43.5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका MnO2। अब आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और सिर्फ एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये भी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो भी सिर्फ एसिडिक मीडियम में, तो हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही इंटरेस्टेड हैं कि इसका जो n फैक्टर है या फिर इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, तो ये खुद क्या होगा रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होके जाता है Cr+3 में। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन आए जिसमें आपके जो रिड्यूस होने के बाद जहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हों, जैसे यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे सिर्फ एक Cr हो, तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चाहिए, तो हमें Cr2 का चाहिए। ठीक है, Cr2 का पूरा क्या चार्ज है इस पे ये चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए इसका। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं Cr2 को ही पूरा x लेट कर लेते हैं, तो ये मैंने इसको x लेट कर लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 14 -14 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 12। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे पास 12। अब अगर बात करें 2Cr3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पे एक Cr पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास कितने Cr है, कितने क्रोमियम है 2 है, तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा +6। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती तो इसका क्या होता +3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती तो ये भी 2 से डिवाइड होकर +6 आता, लेकिन n फैक्टर हमारा होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 6 का हो रहा है, तो इसमें जो आपका n फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 6, या फिर अगर हम इसमें इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज़ होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे, तो इसका n फैक्टर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होगा, आपके K2Cr2O7 का वेट होता है 294, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 49 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली आपको इनकी ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस मीडियम में क्या चेंज करता है, मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होता है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हम उसका n फैक्टर निकालेंगे और फिर उसका इक्विवेलेंट वेट। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट का। अब फेरस सल्फेट जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये अलग अलग
कैसे हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह देखते हैं कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तब इसका क्या एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो खुद रिड्यूस, ये Fe2 पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो खुद जब ये रिड्यूस होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके Fe में रिड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है, 2 का, तो इस केस में इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, और अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इक्विवेलेंट वेट इसका हमारा क्या आएगा, आपका फेरस सल्फेट का वेट होता है 152 और इसका एन फैक्टर आ रहा है 2, तो इसका आपका वेट आ जाएगा 76 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर बात करें कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब ये बिहेव करता है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो खुद ऑक्सीडाइज होकर ये जाता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि होती है इसकी Fe3 पॉजिटिव, और साथ में रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने की है, 1 की। तो इसमें जो आपका एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। तो इसमें जो आपके FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, इसका मोलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट वेट आपका क्या आ जाएगा, 152। तो इस वीडियो में हमने 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट स्टडी किया, हमने उनकी रिएक्शंस देखी और उनका एन फैक्टर निकाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।